हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी का चैप्टर है बेटा, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है बेटा। तो जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इसके अभ्यास प्रश्न। तो आज हम जान लेते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, देख लेते हैं बेटा। शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है? शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो इसमें आपका बेटा आप राइट ऑप्शन हो जाता है निबंध। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने मर्यादा का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, देशबंधु देशबंधु चित्तरंजन दास किस विधा की रचना है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास जीवनी। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है इसमें? जीवनी विधा की रचना है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद की किस कृति से लिया गया है? तो इसमें आपका बेटा राइट ऑप्शन हो जाता है भाषा की शक्ति। ठीक है, भाषा की शक्ति से लिया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का देहावसान कब हुआ? तो इसमें बेटा आपका हो जाता है 1969 ईस्वी में। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? डॉक्टर संपूर्णानंद डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो इसमें आपका हो जाता है बेटा 1954 ईस्वी में। ठीक है, कब बने? 1954 ईस्वी में। मर्यादा और टुडे पत्रिका का संपादन किसने किया है? मर्यादा और टुडे पत्रिका का संपादन किसने किया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। दिखाई दे रहा है बेटा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, संपूर्णानंद जी ने, सरदारपुर सिंह ने और जयशंकर प्रसाद ने। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा संपूर्णानंद जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म स्थान कहाँ है बेटा? इसमें आपका हो जाता है वाराणसी। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बेटा हम इनके अभ्यास प्रश्न जो गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं बेटा। देखते हैं बेटा इसमें पहला गद्यांश क्या हो जाता है। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ, पहले हम इसे गद्यांश को बेटा पढ़ेंगे, फिर हमें इसी से क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के डॉक्टर संपूर्णानंद कृत शिक्षा के उद्देश्य शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा बेटा शिक्षा के उद्देश्य, और गद्यांश के लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो देखते हैं बेटा हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। तो इसका बेटा आप रेखांकित का अर्थ कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सरदार संपूर्णानंद जी प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है, अर्थात दर्शन से संबंधित है। पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है, अर्थात इसका संबंध किससे है? इसका संबंध
दर्शन से संबंधित विषय है और दर्शन का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अर्थात दर्शन का मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध है, पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है। अतः दर्शन और पुरुषार्थ का मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आ गया समझ में? दोनों ही दर्शन और पुरुषार्थ दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारे जाते हैं। संपूर्णानंद जी कहते हैं कि दर्शन और पुरुषार्थ को भली भांति समझने के लिए हमें दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करना होगा और अपने सभी कार्य उसी के अनुसार करने होंगे। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, अर्थात दार्शनिक विषय को स्वीकार करना होगा और हमें उसी के अनुसार सभी कार्य करने होंगे। हो गया बेटा? समझ आ गया? ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? तो बेटा इसका आंसर आपको यहां मिल जाता है। पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है। आगे समझ में? पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? तो इसमें बेटा क्या लिखोगे? पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध जीवन से है। पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध मनुष्य के जीवन से है, व्यक्ति के जीवन से है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो इसमें लिखोगे बेटा, प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे समाज को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है। आगे समझ में? प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला गद्यांश देख लेते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं बेटा। अगला गद्यांश क्या हो जाता है? देखते हैं बेटा। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। आगे समझ में? देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के डॉक्टर संपूर्णानंद कृत शिक्षा के उद्देश्य शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में? गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम हो जाता है बेटा शिक्षा के उद्देश्य और लेखक का नाम हो जाता है संपूर्णानंद। हो गया क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा तो देख लेते हैं। रेखांकित अंश क्या है? आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार समाहित है, अर्थात उसमें अनंत ज्ञान, अनेकों प्रकार का ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार समाया हुआ है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, आत्मा को क्या माना जाता है? तो आंसर इसका बेटा देख लेते हैं, यहां से मिल जाता है। आत्मा को अजर और अमर माना गया है। आत्मा को क्या माना गया है? आत्मा को अजर और अमर माना गया है। आगे समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? दिखाई दे रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाता है देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है? तो इस गद्यांश में बेटा आनंद की कुंजी किसे बताया गया है? तो यहां से देख लेते हैं बेटा, ये यहां से मिल जाता है क्वेश्चन। देखो, जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां आनंद भी होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में ज्ञान और शक्ति को आनंद की कुंजी बताया गया है। आगे समझ में, प्रस्तुत गद्यांश में ज्ञान और शक्ति को आनंद की कुंजी बताया गया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश क्या हो जाता है, देखते हैं बेटा। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम इसका। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन बेटा आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बेटा इसका मैं आपको बता ही चुकी हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के डॉक्टर संपूर्णानंद कृत शिक्षा के उद्देश्य शीर्षक से उद्धृत है। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम हो जाता है बेटा शिक्षा के उद्देश्य, और लेखक का नाम हो जाता है बेटा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। हो गया क्लियर? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बेटा, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। ठीक है, योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे बेटा, हम देख लेते हैं। आत्म साक्षात्कार का प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आत्म साक्षात्कार का सबसे मुख्य साधन योग का अभ्यास ही है। योग के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। योग का अभ्यास करने के लिए, योगाभ्यास को सीखने के लिए योगाभ्यास को सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला के द्वारा किया जा सकता है। अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है, परंतु इसका दायित्व इसका दायित्व ले सकता है। अध्यापक ही इसके दायित्व को, अर्थात इसके कार्य को अध्यापक ही संभाल सकता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास किसका मुख्य साधन है? योगाभ्यास किसका मुख्य साधन है? तो योगाभ्यास आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन है। आ गया समझ में? समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो देखते हैं बेटा। समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। आगे बेटा समझ में? इसका आंसर कहां से हो जाएगा? इसका आंसर आपका बेटा यहां से हो जाएगा। समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। आगे समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का आशय लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का बेटा आशय क्या बताया गया है इसमें? तो उपर्युक्त गद्यांश का आशय यह है कि यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा आत्म साक्षात्कार के विषय में बताया गया है। आगे बेटा समझ में? अगला देख लेते हैं। अगला गद्यांश क्या हो जाता है हमारा, देख लेते हैं बेटा। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्रीय, करुणा, मुदिता
और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख और को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। आगे समझ में? दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री अर्थात मित्रता है और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसको प्रोत्साहन करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। ज्यों ज्यों यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। आ गया समझ में? तो इसके देख लेते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है उसी को उसका मित्र माना जाता है, अर्थात उसी को मित्रता कहा जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है उसे मित्रता कहा जाता है। और दुख देख कर दुखी होना और दूसरे के दुख को देखकर जो मनुष्य दुखी होता है उसे करुणा कहा जाता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो देखते हैं। यह काम अध्यापक का है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। आ गया समझ में? तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कार्य अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डालना है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। प्रस्तुत गद्यांश में अध्यापक का मुख्य कार्य अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डालना है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, एकाग्रता किसकी कुंजी है? तो एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता किसकी कुंजी है? एकाग्रता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। आगे समझ में? गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? तो गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? तो इसका आंसर लिखोगे, किसी के दुख को देखकर दुखी होना ही करुणा है। किसी के दुख को देख करके दुखी होना ही करुणा है। अगला क्वेश्चन, अगला गद्यांश देखते हैं बेटा। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। जहाँ तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। ठीक है बेटा, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लास्ट पैराग्राफ है ये। ठीक है, तो देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के डॉक्टर संपूर्णानंद कृत शिक्षा के उद्देश्य शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में? गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा के उद्देश्य और गद्यांश के लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या की। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं बेटा। चित्त की क्षुद्र वासनाओं में विरत करने का यह बहुत बड़ा साधन कला है। चित्त की अर्थात मन की तुच्छ वासनाओं को
मन की इतनी तुच्छ वासनाओं को दूर करने का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य साधन कला ही है। कला है अर्थात किसी दूसरे के सुख में सुखी होना और किसी दूसरे के दुख में दुखी होना। ठीक है, तो काव्य जैसे कि मानो काव्य संगीत के द्वारा यदि जो मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त करता है तो क्या है, वो अपनी वासनाओं को, तुच्छ वासनाओं को प्रसन्न करने की कला समझ सकता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर बेटा कहाँ से देखोगे? अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। तो प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। आगे समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त अवतरण में कला क्या है? उपर्युक्त अवतरण में कला क्या है? तो देख लेते हैं। उपर्युक्त अवतरण में कला चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। आगे समझ में? उपर्युक्त अवतरण में कला चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। उपर्युक्त अवतरण में कला क्या है ये समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें किसका? आत्म साक्षात्कार का प्रतिपादन किया है गया है। आ गया समझ में? तो प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं बेटा इसका आंसर। तो इसका आंसर बेटा देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि जहां तक हो मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका चैप्टर डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बेटा यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।